दोस्तों, बात यह है कि जब असहयोग आंदोलन पूर्ण तरह से समाप्त हो गया 1922 में, असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेते हैं। तो एक एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो पूरे देश में एक शांत सा माहौल छा जाता है और कांग्रेस के अंदर दो गुट बन जाते हैं। ये जो एक जो शांति से काम करना चाहता है और दूसरा काउंसिल में घुस के अंग्रेजों का विरोध करना चाहता है। ये दो गुट एक शांति से काम करना चाहते हैं और एक विरोध करना चाहते हैं दूसरा। तो इसी दौर से जन्म होता है स्वराज पार्टी का। चूंकि एक पूरा शांति का माहौल फैल चुका था तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं यहाँ बात स्वराज पार्टी का नहीं करूँगा। जैसा कि ये सवाल यहाँ ये नहीं है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनी। सवाल ये है कि जब पूरा देश गांधी जी के इस फैसले से निराश थे, जब यहाँ एक फैसला आता है कि गांधी जी के फैसले से पूरा देश निराश थे, तब मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये अंग्रेज की पार्लियामेंट्री सीट पर कब्जा कैसे किया। कब्जा कैसे किया तो दोस्तों चलिए हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी को। जो ये स्वराज कई अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिना टाइम गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले क्या हुआ था कि चौड़ा चौड़ी कांड हो चुका था। जैसे आप एक गांव में कहावत सुने होंगे कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। यानी हुआ क्या कि कुछ व्यक्ति आंदोलन किए और इसमें से पूरा असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। तो घटना होती है 1919 को। कांग्रेस 1919 को क्या होता है कि भारतीय शासन अधिनियम जो था उसके द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल के 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होना था और इन्हीं चुनाव को 1920 ईस्वी में बहिष्कार करने का निर्णय लेते हैं। आप जानते होंगे सुरेंद्र नाथ एसएन नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नेतृत्व करते हैं और एक अलग से नेशनल लिबरेशन फेडरेशन यानी नेशनल लिबरेशन और
फेडरेशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने नेतृत्व में ये संस्था ये क्या करते हैं, तो 1920 में चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसके दो गुट हो गए थे। सभी ने क्या किया था कि चुनाव में हिस्सा लेने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले बताया है आपको, इसके दो गुट थे। और एक गुट चाहते थे कि हम आंदोलन में भागीदारी हों, जबकि दूसरा चाहते थे कि आंदोलन में हम भागीदारी नहीं हो। तो 1921 में होता क्या है, आपको 1920 के बाद 1921 वर्ष आता है और 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन होता है। अहमदाबाद अधिवेशन उसमें है कि मौलाना हसरत मोहानी, इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ये क्या करते हैं, तो प्रस्ताव पारित करते हैं। हसरत मोहानी ये प्रस्ताव करते हैं कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए तथा संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा 1921 के अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज, इन्होंने संपूर्ण स्वराज की चर्चा की और कहा कि ये कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए संपूर्ण स्वराज को। फिर आती है जून 1922 में कांग्रेस अपने जो भी उनके रणनीतिक थे, जो आने वाले रणनीति के लिए उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा जांच समिति इसकी स्थापना करते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं हकीम अजमल। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अध्यक्ष होते हैं हकीम अजमल और उसके जो प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू तैयार करते हैं। प्रतिवेदन तैयार करते हैं मोतीलाल नेहरू। और इसके अन्य सदस्य भी थे, मैं उसके कुछ सदस्य का, तो इसके सदस्य थे डॉक्टर अंसारी, सी राजा गोपाल चारी, विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा। तो जून 1922 में सविनय अवज्ञा कमेटी बनती है। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल होते हैं और प्रतिवेदन तैयार करते हैं मोतीलाल नेहरू। और इन्हीं सविनय अवज्ञा कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो डॉक्टर अंसारी, सी राजा गोपालचारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा होते हैं। होता क्या था कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में खत्म हो जाता है। आप देखोगे असहयोग आंदोलन 1922, यहाँ पे आंदोलन खत्म हो जाता है और कांग्रेस में एक विभाजन होता है। ये विभाजन हो रहा है गया अधिवेशन में। गया अधिवेशन
जो 1922 में हुआ। और इसके जो है ये दो गुट में बट रहे हैं। एक था नो चेंजर, एक था प्रो चेंजर। हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी इस बात को भी मैं तुरंत डिस्कस करूंगा। ये नो चेंजर और ये प्रो चेंजर, तो ऐसे इसमें स्प्लिट होता है। तो ये कांग्रेस का जो परिवर्तनवादी गुट था, यानी दो परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, तो ये कांग्रेस का ये परिवर्तनवादी गुट था। ये असहयोग आंदोलन जो समाप्त हो गया था, इससे उसके अंदर निराशा थी और इस निराशा ने कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था, जो परिवर्तन चाहते थे। ये परिवर्तनवादी चाहते थे कि परिवर्तन हो। इसके जो सूत्रधार थे ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों ने विधानमंडल में प्रवेश किया। यानी ऐसे समझो आप कि दो व्यक्ति थे। एक क्या था कि यानी ये भाई अंग्रेज हुए, एक चाहते थे कि घर में घुस के इसको तहस नहस किया जाए। दूसरा चाहते थे कि हम बाहर से ही इसको सबक सिखाएंगे। तो दो व्यक्ति थे। तो ये दोनों क्या चाहते थे कि विधानमंडल में प्रवेश करके उसके भीतर के कार्यवाही को ठप करके राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखेंगे। और इस प्रकार स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल तक पहुंचकर 1919 ईस्वी के जो ये खोखलापन जो उद्घाटित करना था और परिषद के सभी कार्यों में रुकावट डालकर नौकरशाही को बेनकाब करना था। इनका मेन उद्देश्य यही था कि नौकरशाही को बेनकाब करना है, उसके जो अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उसको उजागर करना है। और होता है कि 16 दिसंबर 1922 को 16 दिसंबर 1922 को मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ये दोनों मिलके एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं। सोलह दिसंबर 1922 को ये दोनों इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं। और 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू सी आर दास चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में जो ये 1922 का जो अधिवेशन होता है ये गया में, उसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये बोलते हैं कि विधानमंडल में प्रवेश करेंगे। विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, इसका वो प्रस्ताव रखते हैं। तो विधानमंडल में प्रवेश का प्रस्ताव कहाँ रखा है? गया के अधिवेशन में। और मोतीलाल नेहरू ही थे जो परिवर्तनवादी के सूत्रधार थे और चित्तरंजन दास। और 16 दिसंबर 1922 को मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय मिलकर एक इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना करते हैं। एक अभी हमने चर्चा किया
अपरिवर्तनवादी, चूंकि इसमें तो दो गुट थे, अपरिवर्तनवादी भी गुट थे। तो सी राजा गोपालचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी राजा गोपालचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर अंसारी, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये कट्टर गांधीवादी के समर्थक नेताओं, जो कट्टर गांधीवादी समर्थक जो नेताओं ने परिवर्तनवादियों के विचारों को अस्वीकार कर गांधी के रचनात्मक कार्य, चूंकि गांधी जी ने कहा था कि जब भी वो आंदोलन समाप्त किए तो उससे पहले बोले आप चरखा चलाइए, आप चरखा चलाने का काम करिए, जो भी रचनात्मक कार्य होता है, हरिजन का उद्धार कीजिए और मद्य का त्याग कीजिए, इस कार्यक्रम का वो बोले थे कि आप कार्यक्रम कीजिए। तो अपरिवर्तनवादी क्या हो गए कि ये गांधी जी के समर्थक हो गए, उसके रचनात्मक कार्य को बोला कि हम लोग रचनात्मक कार्य करेंगे। तो अपरिवर्तनवादी खुद को गांधी मतलब गांधी समझने लगे, गांधी के हम समर्थक हैं, और अपरिवर्तनवादी इन्होंने गांधी सेवा संघ, उन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना करते हैं, और ये गांधी सेवा संघ की स्थापना करते हैं और इसके सदस्य होते हैं राजेंद्र बाबू, राजगोपालचारी, राजा गोपालचारी, ये विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल सॉरी वल्लभ भाई पटेल, और गंगाधर राव और जमनालाल बजाज। तो गांधी सेवा संघ की स्थापना अपरिवर्तनवादी गुट के व्यक्ति करते हैं, जमुना लाल बजाज और गंगा राव और गंगाधर राव। तो अपरिवर्तनवादी जो होते हैं वो गांधी सेवा संघ की स्थापना करते हैं, और ये लोग क्या था कि काउंसिल के बाहर रहना चाहते हैं, यानी ये इंग्लिश की जो व्यवस्था थी वो इससे ये लोग बाहर ही रहना चाहते थे, ये लोग इस अंदर में नहीं घुसना चाह रहे थे। अंदर में घुसना कौन चाह रहे थे? तो जो परिवर्तन चाहते थे, जो चेंज करना चाहते थे, तो जो चेंज करना चाह रहे थे, और ये लोग थे नो चेंज, ये लोग नो चेंज के पक्ष में थे, ये लोग चेंज करना ही नहीं चाह रहे थे। तो अपरिवर्तनवादी ने एक जो प्रतिनिधि मंडल ने गांधी जी के रचनात्मक कार्य को पूरा करके और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश का दौरा किया। एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और उन्होंने क्या किया कि पूरा देश में इसको फैलाने का पूरा प्रयास किया गया, पूरा होल कंट्री में उसको फैलाने का प्रयास किया गया कि सब जगह एक मतलब प्रतिनिधिमंडल जाते थे और बोलते थे गांधी जी के रचनात्मक कार्य को कि चरखा चलाना है, खुद से कपड़ा बुनना है, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी थे उन सब में हरिजन को जहाँ भी हो उसे हरिजन के सम्मान के लिए, हरिजन के उद्धार के लिए, मद्य जो त्याग था, शराब पान, इस सबको उन्होंने क्या किया, इस रचनात्मक कार्य को करने के लिए पूरा देश दौड़ा किए। अपरिवर्तनवादी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में ये अपरिवर्तनवादी वल्लभ भाई पटेल
और दो व्यक्ति, वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल, इन दोनों के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया गया। इन दोनों के नेतृत्व में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया गया था जिसे झंडा सत्याग्रह कहते हैं, और इन्हीं सत्याग्रह को हम झंडा सत्याग्रह कहते हैं। यह सत्याग्रह कांग्रेस की जो झंडा के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध हुआ। इस सत्याग्रह में स्थानीय कांग्रेसियों ने नागपुर चलो का नारा दिया था। जो भी यहाँ के स्थानीय कांग्रेस थे, नागपुर चलो का ये लोग नारा दिए। और इन्हीं दोनों के बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है, और वो तिथि होता है 1 जनवरी 1923। और इन्हीं दोनों घटनाओं के बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बन जाते हैं। स्वराज पार्टी बन जाते हैं। हम इसके गठन की चर्चा करेंगे कि चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर, जो चूंकि अस्वीकार कर दिया गया था, तो गया कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष सीआर दास, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसके अध्यक्ष थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये दोनों क्या करते हैं कि कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। ये दोनों त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस से, और 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं। 31 दिसंबर 1922 को वो स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर देते हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास जिसे हम लोग दीन बंधु के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। तो ये कथन किसका हो सकता है कि स्वराज, ये हमारे सीआर दास कहते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। कुछ वर्गों के लिए नहीं। तो परिवर्तनवादी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू मार्च 1923 में इलाहाबाद में, ये दोनों मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी, आप इसे केवल स्वराज पार्टी भी कह सकते हैं या स्वराज पार्टी, इसकी उन्होंने स्थापना कर दिया। इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनते हैं। ये जो इलाहाबाद में होता है, इसके अध्यक्ष
CR दास होते हैं और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है और हकीम अजमल खां भी इस स्वराज पार्टी में शामिल हो जाते हैं। NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल, मैं दो व्यक्ति का नाम बोलूँगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन इसके सहयोगी भी थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, विट्ठल भाई पटेल और NC केलकर, विट्ठल भाई पटेल और NC केलकर, ये दोनों इस पार्टी के सह संस्थापक होते हैं स्वराज पार्टी के। इलाहाबाद वाला जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनता है, कब? तो मार्च 1923 में। स्वराज पार्टी को मालवीय और जयकर, श्रीनिवास अयंगर, ये राष्ट्रवादी नेता भी समर्थन देते हैं, ये लोग भी समर्थन देते हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दल बन जाते हैं और स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न, जो कि हम भिन्न होने वाले अंग के रूप में ही प्रचारित किया कि हम भिन्न होने वाले नहीं हैं, और अहिंसा और असहयोग में अपनी पूरा समर्थन दिया, प्रकट किया। तो फिर सितंबर 1923 में घटना आता है, सितंबर 1900 में, ये मार्च 1923 की घटना है। अब सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या होता है कि सितंबर 1923 में दिल्ली की घटना होती है। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन का ये अध्यक्षता करते हैं। इस विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी और उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दी गई। इस विशेष अधिवेशन में क्या होता है, स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रम को कहा कि कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दी गई। इस प्रकार कांग्रेस एक और विभाजन से बच जाता है यहाँ सितंबर में, नहीं तो यहाँ पे भी कांग्रेस का फिर से विभाजन हो जाता। एक विभाजन तो हुआ ही था। तो एक विभाजन आप लोगों ने 1907 में पढ़ा था सूरत में, एक विभाजन हम लोग यहाँ 1922 में पढ़ रहे हैं गया में, लेकिन 1923 में भी, यहाँ पर भी सितंबर 1923 में भी विभाजन होने वाला था, लेकिन विभाजन से यहाँ कांग्रेस बच जाते हैं। और वो बचते हैं किस अधिवेशन से, तो दिल्ली अधिवेशन से। और दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। ये एक विशेष अधिवेशन होता है। कांग्रेस ने स्वराज दल के कार्य को अरंगा डालने की नीति बताया था। ये जो स्वराज दल थे, कांग्रेस ने, किसने कहा था कि यह अरंगा डालने की नीति है। स्वराज दल अरंगा डालने की नीति है, यह कांग्रेस ने कहा था। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा डॉक्टर जकारिया। डॉक्टर जकारिया का क्या कहना था कि स्वराजवादी की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी
जो अपनी रोटी को भी रखना चाहते थे और खाना भी, जो अपनी रोटी को भी रखना चाहते थे और खाना भी। ये डॉक्टर जकारिया कहते थे, जो स्वराजवादी की स्थिति के बारे में, जिस समय इस समय स्वराजवादी की जो स्थिति थी। तो फिर दिसंबर 1923 में काकीनाडा में एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और इसी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति मिल भी जाती है। ये 1923 में ही, ये सितंबर था और दिसंबर, मैंने क्या बताया कि दिसंबर 1923 में, कहाँ पर, तो काकीनाडा, इसी काकीनाडा में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने, जब चुनाव लड़ेंगे और साथ में मतदान का भी मौका मिल जाता है। ये अनुमति कब मिलती है? 1923 में, दिसंबर 1923 में एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है काकीनाडा में। तो 1923 के इस चुनाव में स्वराजियों ने जो केंद्रीय विधानमंडल की 101 सीट पर जो चुनाव हुआ था, उसमें से स्वराजवादी 101 में से 42 सीट जीत जाते हैं। तो प्रांतीय विधानमंडल में, ये केंद्रीय विधानमंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये 101 सीट पर हुआ था, ये केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हुआ था। और एक प्रांत विधानमंडल में, जो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। जब ये मध्य प्रांत में, जब प्रांतीय चुनाव हुआ तो मध्य प्रांत में उसको बहुमत मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया, और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। और ये सबसे बड़े दल के रूप में ये स्वराज दल सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ उभरे? तो बंगाल में। और बम्बई और उत्तर प्रदेश में भी उसको संतोषजनक सफलता मिली थी। बम्बई और यूपी में भी उसको 2 जगह भी संतोषजनक सफलता मिली थी, लेकिन सबसे बड़े दल वो बंगाल में उभरे थे। स्वराज पार्टी को मद्रास और पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी थी। आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी थी कहाँ पे? तो पंजाब और मद्रास में। इसी, जब यहाँ पे ये घटना घट चुकी थी, तो एक 1924 का दिन आता है, और अभी हम चर्चा करेंगे गांधी-दास समझौता। ये गांधी-दास समझौता क्या था? 6 नवंबर 1924 गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन तीनों के बीच एक मध्यस्थता होती है। बम्बई में इन तीनों के बीच एक मध्यस्थता होती है बम्बई में, यानी एक समझौता होता है। और इसके अंतर्गत यह तय होता है कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी, तथा स्वराज पार्टी का एक अलग सचिवालय होगा। यानी कहा कि स्वराज जो है वह कांग्रेस से अलग होकर अपना काम करेगा,
और उसका खुद का एक सचिवालय होगा। ये 6 नवंबर 1924 के समझौता है और यही समझौता गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बेलगांव में। ये वार्षिक अधिवेशन में गांधी दास समझौते की इस समझौते को, गांधी दास समझौते को पुष्टि कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद में असेंबली के अध्यक्ष चुने जाते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में ये असेंबली के अध्यक्ष इसको चुन लिया जाता है। और नगर पालिका चुनाव में, और नगर पालिका जो चुनाव होता है इसमें CR दास कलकत्ता के मेयर, होते हैं और अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल ये अहमदाबाद में होते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। तो ये नगर पालिका चुनाव में ये CR दास कलकत्ता के मेयर होते हैं, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में मेयर चुने जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में मेयर चुने जाते हैं। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजी दल थे, स्वराजियों ने 1924 में एक संशोधन प्रस्ताव किया था। तो स्वराजी संशोधन कब किए थे? 1924 में एक संशोधन किया था और मांग किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के माध्यम से ही होना चाहिए। ये 1924 में भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा से होना कब? 1924 में। तो स्वराजियों की जो विधानमंडल में प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी? जो स्वराजी विधानमंडल में गए तो इनकी हम प्रमुख उपलब्धि पर चर्चा करेंगे। तो पहला उपलब्धि क्या था कि 1919 के अधिनियम के जांच के लिए, जो 1919 का अधिनियम था उसके उन्होंने क्या किया? जांच के लिए 1924 में एक मूडी मैन समिति नियुक्त करवाते हैं। इनकी पहली उपलब्धि थी कि मूडी मैन समिति नियुक्त करवाते हैं और ये मूडी मैन गवर्नर जनरल, जो सर अलेक्जेंडर मूडी मैन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गृह सचिव थे। ये मूडी मैन, उसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर मूडी मैन, और ये मूडी मैन कार्यकारिणी परिषद में गृह सचिव थे। ये गृह सचिव होते हैं उस समय। दूसरा क्या था? इसका दूसरा क्या था कि कपास पर जो उत्पादन शुल्क था उसको समाप्त करके कहा था
कि कपास पर जो उत्पादन शुल्क था उसको समाप्त करो और नमक कर को कम करो। तीसरी उपलब्धि उनकी, उन्होंने उस वही करवाया, कटौती करवाई। श्रमिकों और मजदूर संघ के लिए उन्होंने कार्य किया। श्रमिकों और मजदूर इन दोनों के लिए इन्होंने काम किया। इस मूडीमैन कमेटी छूटी गया। तो मूडीमैन समिति के कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मूडीमैन। यह समिति 1919 के अधिनियम के तहत जो लागू द्वैध शासन के जांच के लिए, द्वैध शासन के इस जांच के लिए 1924 ईस्वी में बनी थी। इसमें 4 भारतीय सदस्य थे। इस मूडीमैन कमेटी में 4 भारतीय सदस्य थे। सर शिवस्वामी अय्यर, सर शिवस्वामी अय्यर, आरपी प्रांजपे, आरपी प्रांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये मूडीमैन समिति में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, 4 भारतीय सदस्य थे। और इसकी कार्यकारिणी के अध्यक्ष कौन थे? तो थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन, जो उस समय कार्यकारिणी परिषद के गृह सचिव हुआ करते थे। ये द्वैध शासन व्यवस्था को ये जांच के लिए 1924 में एक जांच कमेटी बनी थी। होता क्या है कि 1925 में इस मूडीमैन कमेटी में 1925 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होते हैं और रिपोर्ट के 2 भाग थे। होता क्या है कि 1925 में इन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट के 2 भाग थे। एक भाग एक मेजॉरिटी और दूसरा माइनॉरिटी। इसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट, जो ये मेजॉरिटी थे उसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि द्वैध शासन सही लागू नहीं हुआ है। मेजॉरिटी रिपोर्ट में क्या कहा कि द्वैध शासन सही लागू नहीं हुआ है, इसे लागू होने का सही अवसर भी नहीं मिला है। किसके बारे में? जो मेजॉरिटी रिपोर्ट में कहा गया कि इसे द्वैध शासन सही लागू नहीं हुआ है और उसने कहा था कि इसे लागू होने का सही अवसर भी नहीं मिला है, अतः इसे केवल छोटे सुधार की सिफारिश की। इसने क्या किया? कहा कि छोटे सुधार की इन लोगों ने सिफारिश किया। अब माइनॉरिटी वाला क्या किया? इन्होंने कहा कि इसमें गैर अधिकारी भारतीयों की राय शामिल थी। गैर अधिकारी जो भारतीय थी उसका राय उसमें शामिल था, जिन्होंने द्वैध शासन को पूर्णतः विफल बताया। इन्होंने पूर्णतः विफल बताया। इन्होंने मेजॉरिटी ने द्वैध शासन को पूर्णतः विफल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने विफल बता दिया। ये लोग थे। जब मूडीमैन समिति की क्या सिफारिशें हुई? उन्होंने द्वैध शासन की आलोचना किया। अब हम बात करेंगे मूडीमैन के सिफारिश के बारे में। पहला सिफारिश का क्या था? द्वैध शासन का इन्होंने क्या किया? आलोचना किया। दूसरा इन्होंने क्या किया? 1919 के अधिनियम के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन की सिफारिश की। इसके ढांचा में मूलभूत परिवर्तन इसकी सिफारिश किया और इन सब के हेतु एक शाही आयोग की गठन की सिफारिश की। और शाही आयोग
इसके गठन की सिफारिश की। यहाँ तक हम मूडी मैन तक पढ़ लिए हैं। हम आगे प्रयास करेंगे नेक्स्ट सीरीज के माध्यम से स्वराज पार्टी का संकट पढ़ेंगे। ये पूर्णतः विस्तार से चर्चा किया गया है। हम स्वराज पार्टी के संकट की चर्चा करेंगे नेक्स्ट सीरीज में और फिर साइमन कमीशन पर वापस आएंगे। तो मिलते हैं। कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।